हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटैप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का आज जो हमारा टॉपिक है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी कि बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना है। हमारे इकोसिस्टम के लिए दोनों चीजें जरूरी है। बायोटिक यानी कि जो जीवित है, जो लिविंग है, उसे बायोटिक कहा जाता है, जिसमें जान होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग है, जिसमें जान नहीं होती है, उसे एबायोटिक कहा जाता है। दोनों मिलके हमारे इकोसिस्टम को बनाते हैं। और ये इकोसिस्टम के बारे में हमें एजी टांसले ने बताया है। ये सारी बातें हमने पार्ट नंबर 1 में देख ली है, थोड़ा सा मैंने बस रिवीजन कराया है। आज पार्ट नंबर 2 में हम इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले। ये एकदम छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 ही पार्ट में है, तो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक जो डेमो क्लासेस है उसके लिए एनरोल नहीं किया, तो आपके लिए ट्रायल पैक लॉन्च हो चुका है। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फटाफट उसे भी आप लोग एनरोल कर लेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following statement about abiotic component is false? Abiotic के लिए कौन सा यहाँ पर false है? तो abiotic हो गया नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए यहाँ पर आपको कौन सा false दिख रहा है, कौन सा incorrect दिख रहा है, वो आपको बताना है। They include physical and chemical factors like temperature and humidity. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, वो एबायोटिक के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये वाला तो सही है। They directly influence the survival of biotic components. जो बायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए एबायोटिक पर डिपेंड रहते हैं। बायोटिक जैसे कि हम हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, सॉइल पर डिपेंड रहते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक पर डिपेंड रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दे अंडरगो इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। इवोल्यूशन और अडेप्टेशन जो रहता है वो एबायोटिक में नहीं होता, वो बायोटिक में होता है। यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है एबायोटिक में नहीं होता, बायोटिक में होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन एन इकोसिस्टम? डीकंपोजर्स का इकोसिस्टम में क्या रोल है? दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं? मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको डीकंपोजर्स के बारे में बताया था। वो डीकंपोजर्स क्या करते हैं? जब भी प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, उनकी बॉडी में जो कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स में कौन बदलता है? डीकंपोजर्स बदलते हैं। यानी कि वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? नहीं। वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं क्या प्रोड्यूसर को? नहीं। प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सनलाइट से प्रोड्यूसर्स को एनर्जी मिलती है। तो डीकंपोजर्स को क्या कहा जाता है? रिसाइकलर्स भी कहा जाता है। वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके उसे न्यूट्रिएंट्स में बदलते हैं। ये काम डीकंपोजर्स का रहता है। और डीकंपोजर्स के एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म, ये सारे डीकंपोजर्स के अंदर आते हैं। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम which of the following abiotic factors play a crucial role in determining the types of organisms that can survive? बोल रहा है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में यहाँ पर से कौन सा एबायोटिक फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिशेस की सर्वाइवल के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स कौन है? फिश है, जू प्लैंक्टन से, फाइटो प्लैंक्टन से, उनके सर्वाइवल के लिए कौन सा यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो लाइट पेनिट्रेशन। लाइट पेनिट्रेशन यानी कि जो सनलाइट है वो फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो जरूरी है। सैलिनिटी, अगर जो वाटर है वो ज़्यादा सलाइन है, उसमें ज़्यादा नमक है। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? पानी में नमक ज़्यादा है, यानी कि समुद्री जल को, ओशनिक वाटर को सलाइन वाटर कहा जाता है। तो अगर ज़्यादा सलाइन वाटर है वो भी सर्वाइवल को इफेक्ट करेगा। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर कम है, अगर किसी पानी में ऑक्सीजन कम है तो वो भी सर्वाइवल को अफेक्ट करेगा। यहाँ पर तीनों जो है वो एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। और तीनों की तीनों एबायोटिक फैक्टर है।
तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एबायोटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, जू प्लैंक्टन्स आते हैं, स्मॉल फिशेज आती है, लार्ज फिशेज आती है, इनके सर्वाइवल के लिए क्या क्या एबायोटिक फैक्टर्स जरूरी रहेगा। एक तो लाइट पेनिट्रेशन, कितनी सनलाइट आ रही है, सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी, सैलिनिटी पर डिपेंड करेगा और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा। अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, ये भी मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना चाहती हूँ। एक होता है यूट्रोफिकेशन, एक कॉन्सेप्ट है आपका यूट्रोफिकेशन। ये क्या होता है ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यूट्रोफिकेशन क्या है, ऑक्सीजन कैसे अफेक्ट होता है, यूट्रोफिकेशन से होता है। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है, जब भी जो फार्मर्स है अपने फील्ड में पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो जब फर्टिलाइजर्स का यूज किया, फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या रहता है, एनपीके रहता है। फर्टिलाइजर्स में क्या होती है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब भी रेनिंग होती है तो ये जो वर्षा का जल है, जो पानी है, वो अपने साथ इनको भी बहाकर लेकर जाता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस में आ जाते हैं, रिवर्स में आ जाते हैं। अब रिवर्स में ये न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर रिवर्स में ये न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन कम होते जाता है, उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन जो है वो ऑक्सीजन को कम करता है, और जब यूट्रोफिकेशन बढ़ता जाएगा फिशेज सरवाइव नहीं कर पाती है और वो मर जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण होता है। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, फर्टिलाइजर से आते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जो बीच बीच में मैं बता रही हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। Which abiotic factor is most likely to directly affect the energy flow in ecosystem? इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस से, उसे कौन खाएगा, हर्बीवोर्स खाएंगे। हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स खाते हैं। तो ऐसे एनर्जी फ्लो हो रही है। तो एनर्जी फ्लो में कौन सा एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करता है, विंड स्पीड, सनलाइट, ह्यूमिडिटी की नन ऑफ द अबव। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, सनलाइट। सनलाइट जो है वो सबसे पहले प्लांट्स को हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस करने में। अगर सनलाइट बराबर नहीं मिल रही है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फिर हर्बीवोर्स को खाना नहीं मिलेगा, फिर कार्निवोर्स को खाना नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी फ्लो को अफेक्ट कौन करता है, सनलाइट करता है। अब एक छोटा सा वापस से कॉन्सेप्ट की बारी है कि जो सनलाइट है फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स को हेल्प कर रही है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, सनलाइट को लाकर कौन देता है। जैसे जब आपको खाना बनाना रहता है, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आप दुकान में जाते लेने के लिए और ला लेते हैं। तो प्लांट्स को जब खाना बनाना रहता है, उसको 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस को ही खाना बनाना कहते हैं। तो 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है सनलाइट, तीसरा होता है वाटर, और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये चारों इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स के पास आ जाते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि जो सनलाइट है ये प्लांट्स के पास आता कैसे है, उसे एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। सनलाइट को प्लांट्स के पास लाकर कौन देता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और कितनी करता है, 1%। कितनी करता है, एब्जॉर्ब 1%। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। अब प्लांट ये चारों चीजों से फोटोसिंथेसिस कर लेगी, खाना बना लेगी। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, सोलार एनर्जी किस में बदल गई, केमिकल एनर्जी में बदल गई। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलार एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है। ये वाला भी आपको पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कंपोनेंट्स डायरेक्टली इंपैक्ट द कार्बन साइकिल इन इकोसिस्टम। अब कार्बन साइकिल क्या होती है, कार्बन साइकिल क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब खाना बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर कैसे लेंगे, स्टोमेटा से।
कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर किससे लिया जाता है? स्टोमेटा से लिया जाता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन गैस भी स्टोमेटा से ही बाहर निकलती है। ऑक्सीजन गैस को ह्यूमंस यूज करेंगे, एनिमल्स यूज करेंगे और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज कर लेंगे। ऐसी साइकिल चलती जाती है, इसे कार्बन साइकिल कहते हैं। तो कार्बन साइकिल को कौन सा बायोटिक कंपोनेंट अफेक्ट कर रहा है? चलिए ध्यान से सोचिए, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट अफेक्ट कर रहा है? इसमें हर्बीवोर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल ह्यूमंस करते हैं और एनिमल्स करते हैं, तो हर्बीवोर्स भी आ रहे हैं। डीकंपोजर्स भी आएंगे, बीच बीच में डीकंपोजर्स भी रहेंगे। डीकंपोजर्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करेंगे। प्लांट्स भी आएंगे, यानी कि ये तीनों जो रहते हैं कार्बन साइकिल को अफेक्ट करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। अब एक और छोटी सी बात कि जब डीकंपोजर्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज भी करते हैं, ये भी याद रखना है। तो इसका मतलब डीकंपोजर्स भी कार्बन साइकिल को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक फैक्टर इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन डेजर्ट इकोसिस्टम? डेजर्ट इकोसिस्टम जो है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि डेजर्ट इकोसिस्टम में कौन सा एबायोटिक फैक्टर एकदम लिमिटेड रहता है। तो डेजर्ट एरिया कौन सा रहता है? जिसमें पानी की कमी है, जहां पर पानी की स्कैरसिटी है, वाटर की स्कैरसिटी है, उसे डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा? पानी हो जाएगा, क्योंकि लाइट तो अच्छी रहेगी, सनलाइट तो अच्छी रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छा रहेगा, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर क्या रहेगा? वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हाउ डज एन इंक्रीज इन एबायोटिक डिस्टर्बेंसेस लाइक हरिकेन्स अफेक्ट बायोटिक कम्युनिटीज? आपको बोल रहा है कि अगर हरिकेन्स ज्यादा आने लगेंगे, तूफान ज्यादा आने लगेगा, चक्रवात ज्यादा आने लगेंगे, जो हरिकेन्स है वो एबायोटिक है, हरिकेन्स क्या है? नॉन लिविंग है, तो वो कैसे बायोटिक को अफेक्ट करेंगे? वो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर देंगे क्या? ज्यादा तूफान आएगा, ज्यादा चक्रवात आएगा तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी क्या? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में जब फ्लोरा और फौना एक साथ रहते हैं, जब अलग अलग स्पीशीज एक साथ रहती है, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो क्या बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी क्या? नहीं, कम होगी। तो ये वाला तो गलत हो गया। फूड चेन जो है, और फूड चेन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। फूड चेन में ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा और स्पीशीज की पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। हरिकेन्स आने से सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? बल्कि तो सॉइल का इरोजन होगा। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कि जब हरिकेन्स आते हैं तो वो कैसे अफेक्ट करते हैं? वो फूड चेन को डिसरप्ट कर देते हैं और स्पीशीज की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स मारे जाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स जो है वो मारे जाएंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारे जाएंगे, तो स्पीशीज कम होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक फैक्टर वुड हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन रेस्पिरेशन रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? आपको बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर है जो रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करता है। तो रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो है वो रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करेगा। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग अ बायोटिक कंपोनेंट? आपको बोल रहा है यहाँ पर कौन सा एक एबायोटिक फैक्टर है जो बायोटिक कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहा है। मतलब पहला वाला एबायोटिक रहना चाहिए, और वो एबायोटिक बायोटिक को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे सॉइल न्यूट्रिएंट्स अफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ, तो सॉइल जो है वो एबायोटिक है और प्लांट जो है बायोटिक है। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है कि ये एबायोटिक फैक्टर बायोटिक को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा देखते हैं, लायन हंटिंग अ डियर। लायन भी बायोटिक है, डियर भी बायोटिक है, तो दोनों बायोटिक हो गए, ये वाला गलत हो गया। बर्ड्स नेस्टिंग इन ट्रीज, बर्ड्स भी बायोटिक है, ट्रीज भी बायोटिक है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे पूछा था कौन सा एबायोटिक फैक्टर है जो बायोटिक को अफेक्ट करेगा, यानी कि पहला वाला एबायोटिक रहना चाहिए, दूसरा वाला बायोटिक। तो सॉइल जो है वो एबायोटिक में आता है, और सॉइल किसको इंपैक्ट करता है? प्लांट की ग्रोथ को, तो वो बायोटिक हो गया।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो दे आर नॉन लिविंग, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि बायोटिक तो लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग तो एबायोटिक होते हैं। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये भी गलत। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस किसके लिए रहेगा? एबायोटिक के लिए रहेगा। दे शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम हो गए, सभी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का पूरा टॉपिक 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।